गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं लेकर आपके पीरियोडिक टेबल की एक नई क्लास। आज हम इस क्लास में बेसिकली उन्हीं चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो हमारे नीट और जेई में इम्पॉर्टेंट हैं। वो बेसिक इतिहास हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर देखा जाए बच्चों ना, तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं, इसमें हमारा क्या रोल है इसको पढ़ने का, या फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, पहले वो समझ लेते हैं। भाई देखो, जब किसी चैप्टर का हमें ये पता चल जाता है कि इनके अम्मा बाबू कौन है, तब तो पढ़ने में मजा आता है, वरना कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो पढ़िए, स्टार्ट करते हैं कि हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम किसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एलिमेंट। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं बच्चा, किसकी बात करता हूं? एलिमेंट की बात करता हूं। एलिमेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट मेक बाई वन टाइप ऑफ एटम। वो सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, मतलब मैटर में पढ़ रखा होगा आपने क्लास 9th में, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़े होंगे इंटर में, तो उसमें भी ये दिया हुआ है और वहीं से इसकी न्यू बन के आती है। थोड़ा सा इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक रॉड है और ये आयरन की है। किसकी है बच्चा? आयरन की रॉड है। तो इस आयरन की रॉड के अंदर जितने भी एटम पाए जाएंगे, ये सारे के सारे एटम किसमें के होंगे? सारे के सारे एटम आयरन के होंगे। और ये रॉड क्या कहलाएगी? आयरन का एक प्रकार का एलिमेंट कहलाएगी। यहां पे जितने भी एटम हैं ये सबके सब किसमें के हैं? फेरस के हैं। ठीक है। और देखा जाए तो हमारे पास इंपॉर्टेंस क्यों हुई एलिमेंटों को क्लासिफाई करने की? देखो बच्चा, होता क्या है, मान लो आपके पास एक थैला है और उस थैले के अंदर ढेर सारे आपने पेन रख रखे हैं। अब आपको रेड कलर की पेन की जरूरत है, तो आप उसमें हाथ डाल के 5 घंटे खोजोगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक पैटर्न बना के रखोगे कि भाई रेड वाला यहाँ है, ब्लैक वाला वहाँ है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा, उस कहानी से जुड़ने की कोशिश करेगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप निठल्ले हो और घर में आराम से बैठे रहते हो, कोई काम धाम करते नहीं हो, कोई आपका वैसे भी काम धाम नहीं है, लेकिन आपकी माताजी बुलाएं कि दीपावली का टाइम आ रहा है, एक काम करिए, ये लो 118 सामान की लिस्ट, और आप फटाफट मार्केट जाओ और नुक्कड़ में जो चच्चा की दुकान है ना, बढ़िया चच्चा की दुकान, वहां से ये 118 सामान आप सेलेक्ट करके फटाफट लेके आ जाओ। चलो आप गए नुक्कड़ वाले चच्चा की दुकान में और आपने कहा कि चचा एक काम करिए, ये हमारे अम्मा ने लिस्ट दी है, फटाफट इसको निकाल दीजिए। अब चचा सामान देखे 118, चचा से आपके घर का अच्छा खासा परिचय है, तो चचा ने कहा एक काम करिए, ये पकड़िए अपना लिस्ट और अंदर दुकान के चले जाइए और फटाफट अपना सामान खोज लीजिए। आप तो अंदर गए। अब मान लीजिए आपको चाहिए था डीओ का परफ्यूम। अब आप गए तो उनके यहाँ एक रैक के अंदर ढेर सारे डीओ पड़े हुए हैं। अब उसमें आप खोज रहे हैं, 15 मिनट में आपका एक डीओ मिला। ऐसे करके अगर देखा जाए तो 118 सामानों की 118 सामानों की लिस्ट निकालने में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। लेकिन किसी तरीके से आपने उतने सारे सामानों की लिस्ट निकाली, सामान निकाले, लेके घर पहुंचे। अगली बार आपकी मम्मी ने फिर उतने सामानों की लिस्ट पकड़ाई और बोली कि जाओ नक्कड़ वाले चच्चा की दुकान से लेके। आपने पहले कह दिया नहीं वहां तो नहीं जाएंगे, आप कहो तो आपका सामान हम लेके आ जाएंगे, लेकिन इस बार हम मॉल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मॉल जाते हो ना, तो मॉल में आपको डीओ चाहिए, तो डीओ का एक पर्टिकुलर चैम्बर बना है और उस चैम्बर के अंदर अलग अलग कैटेगराइज के डीओ रखे हैं, तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। विद इन 2 मिनट आप अपना पसंदीदा डीओ निकालोगे और घर पहुंच जाओगे। ठीक ऐसे ही बच्चा हुआ क्या, देखो पहले तो हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि बच्चा होता क्या है कि अगर हम 1800 AD की बात करें तो हमारे पास 31 एलिमेंट ही थे। तो 31 एलिमेंट हम कभी भी काउंट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। भाई ज्यादा एलिमेंट ना होने की वजह से क्लासिफिकेशन करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। जब मन हमारा आता था, हमें जिस चीज की जरूरत होती फटाफट हम निकाल लेते थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम 1865 में पहुंचे, तब हमें कितने एलिमेंट मिल गए? 63 to 65। अभी भी उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम और आगे बढ़े, टाइम पीरियड बढ़ता गया, एलिमेंटों की संख्या बढ़ती गई। और आपको यह भी पता है, एनसीईआरटी पढ़ेगा तो एनसीईआरटी में एक चीज और दिया गया है, देयर आर सम एलिमेंट विच आर ह्यूमन मेड। भाई जब एलिमेंट ह्यूमन मेड हो सकते हैं तो सिंपल सी बात है, आने वाले समय में और भी एलिमेंट बढ़ेंगे। और जब एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो उनका एक प्रॉपर पैटर्न हमारे पास होना चाहिए। बिना पैटर्न के ना तो हम उनका नामकरण कर पाएंगे और ना ही
हम उनको एक सही व्यवस्थित क्रम में रख पाएंगे, फिर बाद में खोजने में दिक्कत होगी। और जब खोजने में दिक्कत होगी तो हमें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो पता लगा 2 घंटा खोज रहे हैं। गोली चलाने की जरूरत हुई, गोली कहाँ रखी है, ढेर में पड़ी है, गोली खोज रहे हैं। तो एक पैटर्न हो जिससे हम फटाफट खोज लें। लेकिन जैसे ही हम 2016 में आए, ठीक है, 2016 तक हमारे पास बच्चा कितने थे, 1114 एलिमेंट थे। लेकिन जून 2016 में हमारे पास 118 एलिमेंट हो गए, 118 एलिमेंट हो गए, जिनमें से जो 4 खोजे गए बच्चा उसमें से हैं आपका 113, 115, 117 एंड 118। चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग घर में बढ़िया बैठिएगा और पता लगाइएगा कि इनके नाम क्या हैं। जैसे ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 113, 115, 117 एंड 118। इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो जहां पे खोजे गए उन्हीं के सिटी के नाम पर उनका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो आप लोग अगर खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे ये वाला आपका मिल जाएगा 113 निहोनियम, क्या मिल जाएगा, निहोनियम। ये आपका 115 मिल जाएगा मॉस्कोनियम। और ये आपका 117 वाला मिल जाएगा टेनेजाइन, क्या मिलेगा, टेनेजाइन। और आपका 118 वाला मिल जाएगा ओगेसॉन, क्या मिलेगा, ओगेनसॉन। चलो ये आपके 4 एलिमेंट खोजे गए जून 2016 में। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए मैं इसकी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं केवल उन्हीं पॉइंटों पे ध्यान देने वाला हूं जो आपके नीट और जेई के प्रोस्पेक्टस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करता हूं बच्चा पार्टी आप लोगों से, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने वाले कौन आए थे, डॉबे राइनर का ट्रॉयड्स लाया था। इन्होंने क्या किया था भाई, ये क्या थे, एक प्रकार के देखा जाए ना, बुरा मत मानना, ये केवल आपको समझाने के लिए है। होता क्या, एक प्रकार के बेवड़े टाइप के इंसान थे, ठीक है। बस कहानी से जुड़िएगा, कहानी को दिल पे मत लीजिएगा कि आपको ये लगे कि यार शराबी थे, शराबी नहीं थे, ये केवल आपको याद कराने का तरीका है, ठीक है। बेवड़े टाइप थे, शाम को 3 पैक टिकाने के बाद आराम से बैठे थे और कुछ एलिमेंटों को सामने रख के देख रहे थे। तो इन्होंने एक चीज देखा कि कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटीज इनको मिल रही थी, लेकिन कैसे, इन्होंने एटॉमिक मास को बेस बनाया, क्या बनाया, एटॉमिक मास को बेस बनाया। और बेस बनाने के बाद इन्होंने देखा कि 3 सीरियल से एटॉमिक मास उठाने पे पहले और तीसरे वाले का सम करके अगर उनका एवरेज लिया जाता था तो बीच वाले का एटॉमिक मास मिल जाता था। हालांकि ये आपके बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट और जेई में तो थ्योरेटिकल पूछा जाएगा और उसकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे और आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं। उसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव ला आता है, क्या आता है, न्यूलैंड का ऑक्टेव ला आता है। ये भाई साहब संगीत प्रेमी थे, कौन थे, संगीत प्रेमी, इनको संगीत बहुत पसंद था। रात को बैठ के अपने कमरे में बढ़िया आराम से म्यूजिक लगा के सुन रहे थे। थोड़ा सा ये देखा जाए ना तो संगीत में इतने डूबे हुए थे, वो भी शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत कैसा, इंडिया वाला, जिसमें 7 सुर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वो होता ना सा रे गा मा पा धा नी, यहां तक सारे गामा पाधा नी। इन्होंने इसको बेस बनाया, लेकिन किसके आधार पे, ओनली एंड ओनली एटॉमिक मास के आधार पे इसको बेस बनाया। और इन्होंने स्टार्टिंग से एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग क्रम पे और इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास इन्होंने एलिमेंट्स को रखा। और इन्होंने एक चीज पाया कि पहले वाले एटम का, पहले वाले एलिमेंट का, जो ये पहला एलिमेंट यहां रखा जाएगा उसका, और यहां पे इसके बाद जो 8वां एलिमेंट रखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी जस्ट सेम होगी। और इनका क्लासिफिकेशन काफी दिनों तक चला। उसके बाद एक और आए थे, हालांकि वो एनसीईआरटी में पहले दिया होता था, बाद में हटा दिया गया है, ठीक है, जिनका नाम था ABDE कॉनकोर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लेकिन इन्होंने कैसे रखा था मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ABDE का क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ABDE का इनका थोड़ा सा उल्टा सीधा चल रहा था, कैसे चल रहा था मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक सिलेंडर लिया
और सिलेंडर में क्या किया, देखो ये मान लीजिए सिलेंडर है आपका, ठीक है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए क्रम पे ऐसे ऐसे सेट कर दिया। हालांकि इनका एटॉमिक इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा और काफी अच्छा था, लेकिन इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दिक्कत आई। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा इनके डॉबे-राइनर के ट्रायोड्स लॉ में, इनके भी ना, इनका जो क्लासिफिकेशन था ये भी कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, उसके बाद फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ भी कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, हैवियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन इनका वाला क्या था, इनका वाला एप्लीकेबल तो बहुत अच्छा था और बड़ा अच्छा माना गया। लेकिन देखो इनमें क्या थी, दिक्कत थी। अगर मैं इसको एनसीईआरटी में डीप से पढ़ा रहा होता तो एक एक चीज को एक्सप्लेन करता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं डीप से वहां से पढ़ाऊंगा जहां से नीट और जेईई में पूछा जाता है। इनके वाले में क्या दिक्कत थी, देखो एक बात बताओ, आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें सारे एलिमेंट आपने ऐसे ऐसे घुमा के रखे हैं। अब सोचो कि आपको एक एलिमेंट खोजना था, या तो आप घूम के ऐसे जाओ या फिर उसको घुमाओ, और कंफर्टेबल नहीं था, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप इसको ले नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा सिलेंडर लेके जाओगे कहीं पे, नहीं जा सकते हो, इसलिए ये भी ज्यादा फेमस नहीं हुआ। उसके बाद आपके आते हैं बच्चा कौन, उसके बाद आपके आएंगे भाई साहब मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत ही खास थी और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई भी किया था। इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को ही बेस बनाया था और इसको क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने एटॉमिक मास को आधार बना के प्रॉपर्टी के बेस पे इन्होंने क्या किया था, बनाया था। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक मोटा मोटा हिंट दूंगा, उसके बाद आप इसको आगे ले चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और टाइम के अभाव के कारण हम इसको ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, ये जो आपके मेंडलीव भाई साहब है ना, देखा जाए तो ये एक प्रकार के क्या है, चलो इस बीच में आपका लोथर मेयर भाई साहब भी आएंगे, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि वो कहीं पूछे नहीं जाते नीट और जेईई। मेंडलीव भाई साहब का क्या था, देखिए इनकी मैं आपको फिलॉसफी बताता हूं, आप हो सकता है उससे जुड़ पाओ। देखो इन्होंने क्या किया, ये ताश के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ताश के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। एक दिन शाम को बैठे बैठे इनके दिमाग में आया, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सारे एलिमेंट्स को एक एक पत्ते पे लिखता जाए, एक एक कार्ड के पत्ते में लिखते जाए और उनके साथ उनकी प्रॉपर्टी भी लिखते जाएं, जिससे हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा और जो मिलेगा उसको हम बेस बनाते हैं। तो चलिए इन्होंने देखो क्या किया, इनकी चीज़ों को थोड़ा समझिएगा और मैं इसके बारे में डीप से नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि डीप से ले जाने के लिए बड़ा टाइम लग जाएगा और ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स का ही पार्ट है, तो मैं केवल वहीं से उठाऊंगा जहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिंता मत करिए, क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे और यहां से भी क्वेश्चन आपके सारे बनेंगे, क्योंकि मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, ये ऐतिहासिक होती हैं, एक प्रकार की हिस्टोरिकल होती हैं। यहां से नीट में एनटीए क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थ्योरेटिकल पूछता है, वो भी एनसीईआरटी की लाइन। तो मैं किसी दिन जब अगला लेक्चर लूंगा तो एनसीईआरटी की वो सारी लाइनें हिंटेड करवा दूंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बताऊंगा उसको एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलिए आइए यहां से थोड़ा सा हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया, ये एक ताश का पत्ता उठाए, क्या उठाए, एक ताश का पत्ता इन्होंने उठाया। चलिए कोई बात नहीं, हम भी उठा लेते हैं, क्या ही रखा है, सब मोह माया है। इस मोह माया की नगरी से विरक्त होना है तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आयाम नए देना पड़ेगा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया, एक ये ताश का पत्ता उठाया, कोई बात नहीं, इसके बगल में दूसरा ताश का पत्ता ऐसे लगा दिया, कोई बात नहीं, ये लो, ठीक है, चलो ये आ गया। जस्ट इसी के बगल में इन्होंने तीसरा पत्ता रख दिया ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लो। उसके बाद चौथा, उसके बाद फिर पांचवा, फिर छठवा। चलो एक बात बताता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने हर ताश के पत्ते के ऊपर क्या कर रखा है, उनकी प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से हिंटेड कर रखी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे यहां पे पहला एलिमेंट इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे किसको रखा, हाइड्रोजन को। अब देखो हाइड्रोजन को रखा, हाइड्रोजन की इन्होंने सारी प्रॉपर्टी यहां पे हिंटेड कर ली। जैसे इन्होंने क्या क्या लिखा, जैसे यहां पे इन्होंने लिखा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका कितना होता है 1, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए इंपीरिकल फार्मूला जो इन्होंने लिखा ना EH, ये इनको कितना मिला 12,
कोई दिक्कत की, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला इसको 12 नहीं करते, थोड़ा गलती बोल गए हैं। चलो ये इसको क्या मिला, H2 मिला। ये हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इन्होंने क्यों चेक किया, देखो इनका एक बेस और था, मैं थोड़ा बताना भूल गया हूं, वो इन्होंने क्या किया था, एम्पिरिकल फार्मूला के आधार पे ही क्लासिफिकेशन को बनाने की कोशिश की, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला की इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी थी। अब देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, देखिए एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वो एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला या एम्पिरिकल साइज बता के, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला ही बताया इन्होंने, और उसी के आधार पे क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। और एम्पिरिकल फार्मूला में ये हाइड्रोजन के साथ हमेशा H2 बनाता है, इन्होंने ऐसा देखा। चलो आगे देखते हैं, देखो ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जैसे देखो ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये हमेशा H2O बनाता है, इन्होंने ऐसा पाया। मतलब अगर एम्पिरिकल फार्मूला में ऑक्सीजन, एम्पिरिकल फार्मूला अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एम्पिरिकल फॉर्म में इसको ले जाने की कोशिश करेंगे ऑक्सीजन के फॉर्म में, तब ये कैसा होगा, H2O बनाएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने इसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा, चलो कोई बात नहीं, हालांकि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, गैस रहती है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसकी डेंसिटी लिख ली, क्या लिख ली, डेंसिटी लिख ली, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा बच्चा, लिथियम, लिथियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जैसे ही आगे बढ़े, चलिए ऑक्सीजन के बाद जैसे ही ये आगे बढ़े तो इनको ना, चलो मैं फिर से बना देता हूं, यहां पे एक एलिमेंट मिला, एक ये लो एलिमेंट, उसके बाद ये लो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे ये छठवां। चलो कोई बात नहीं, देखो होगा क्या कि जैसे ही ये आगे बढ़े तो इनको एक बात का पता चला कि ऑक्सीजन के बाद जो अगला एलिमेंट आया बच्चा, फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे आया, क्या आया, फ्लोरीन, फ्लोरीन भी बच्चा इन्होंने देखा, फ्लोरीन का एटॉमिक मास चेक किया तो एटॉमिक मास तो भैया बढ़ेगा, उसकी दिक्कत है नहीं, कमेंट भी बीच बीच में देखते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फ्लोरीन का एटॉमिक मास इन्होंने देखा तो भैया वो तो अलग ही रहेगा, नियर अबाउट 19, क्योंकि एटॉमिक मास तो बढ़ेगा। लेकिन जब इसका इन्होंने EH देखा, क्या देखा, EH मतलब इंपिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन के बेस पे, तो वो क्या मिला, FH मिला, या फिर HF भी कह सकते हैं इसको, सॉरी मैं इसको HF के फॉर्म में लिखता हूं, मजा आएगा। देखो जैसे वो रिएक्ट किया था सेम इसने भी किया, भाई वहां पे तो हाइड्रोजन एक ऑलरेडी था तो उसने क्या किया, H2 का फॉर्म बना लिया, लेकिन यहां पे ये क्या बनाया, HF के फॉर्म में आया, कोई बात नहीं। उसके बाद जब इसका हम EO फॉर्म देखें तो ये भी क्या बना रहा था, F2O बना रहा था। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्या नाम है, अगर देखा जाए ना, इसकी डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं था, ये एक्यूरेट हाइड्रोजन के जैसे ही था। तो इन्होंने क्या पाया कि देखो जैसे हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है, उसी तरह लिथियम के नीचे बच्चा आपका आ जाएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद बच्चा आपका जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा आपका क्या, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, उसके बाद सल्फर, ये सब सेम प्रॉपर्टी के ही आने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, अच्छा यहाँ बेरिलियम होगा, बेरिलियम के बाद बोरान होगा। चलो ये थोड़ा सा आप कैटेगराइज कर लीजिएगा, बोरान और बेरिलियम के बीच में मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, समझ लीजिए। चलो तो भैया इनकी जो एक दूसरे के नीचे ना, इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सेम थी। इस वजह से इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, इनको कैटेगराइज करने की कोशिश की। हालांकि इनका भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने क्या किया, एक एक ग्रुप को दो दो ग्रुप में डिवाइड करके अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप में रखा। जब डीप से पढ़ाएंगे तब उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आगे चल के फेल हो गया। और इनका ड्रॉबैक केवल एक ही है कि इन्होंने क्या कर रखा है, जो मेन ड्रॉबैक है वो बताता हूं, बाकी दो तीन और ड्रॉबैक है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट वाली क्लास में, जहां पे हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं सीबीएसई बोर्ड के, एनसीईआरटी के, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, इन्होंने बेस किसे बनाया, इन्होंने बेस बनाया है बच्चा आपका किसको, एटॉमिक मास को। और अगर एटॉमिक मास आपका बेस है तो आइसोटॉप्स के लिए जगह नहीं रह गई।
क्योंकि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जैसे कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, मतलब अगर देखा जाए कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनके लिए भी तो जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एक, सॉरी नीचे लिख दिया मैंने, ऊपर कर लीजिएगा आप, अगर करना हो ना तो आप नीचे समझिएगा। देखिए हो क्या रहा है भैया, अगर बेस आपका, आधार आपका एटॉमिक मास है, तो अलग अलग एटॉमिक मास के एलिमेंट्स के लिए आपको अलग अलग सेपरेट जगह होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, जिसकी वजह से इनका मेन जो आपका रीजन है इनके एटॉमिक क्लासिफिकेशन के, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की क्यों फेल हुआ, उसका मेन और इंपॉर्टेंट रीजन क्या निकल के आया, आपका एटॉमिक मास। क्योंकि बढ़ता हुआ एटॉमिक मास आपके आइसोटोप्स में देखने को मिलता है, जो यहाँ पे नहीं है। अगर होता तो काम बन जाता। ये तो रही इस चैप्टर की हिस्ट्री, जहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में। प्रीव्यू देख लेते हैं, हमने सब कुछ बता दिया है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ बच्चा, हेनरी मोजले, उसके बाद आपके मेंडलीव के बाद कौन आते हैं, हेनरी मोजले। इन्होंने जब तक ये आए बच्चा ना, तब तक एक चीज की जानकारी हमको हो गई थी, एटॉमिक नंबर की। आपने फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। हमें क्या मिल गया था, एटॉमिक नंबर Z, और इसके मिलने की वजह से हमें कई चीजों की जानकारी हो गई। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता था फर्स्ट चैप्टर आप करते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें आपने एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, एक्सरे स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि ये एक प्रकार का क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एक प्रकार का फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट मतलब क्या होता है मैं बता दूं, जैसे कि हर इंसान का अपना एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, सेम ऐसे ही अगर किसी एलिमेंट के अंदर कोई एक्स रे गिराई जाए तो उससे निकलने वाली, इमिट होने वाली लाइट्स की जो स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रम होता है, वो उसके लिए यूनिक होता है। वैसा स्पेक्ट्रा केवल वही एलिमेंट शो कर सकता है। जब ये जानकारी हो गई थी हेनरी मोजले को, तो इन्होंने क्या किया बच्चा, देखो इनका एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को बेस बना लिया था। मतलब पहला बेस तो इनका क्या हो गया, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। इन्होंने एटॉमिक नंबर को क्या बनाया, बेस बनाया, और एटॉमिक नंबर में ही क्या किया इन्होंने, निकलने वाली फ्रीक्वेंसी, जो वहां से फ्रीक्वेंसी निकल रही थी उसके आधार पे एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। मतलब एक एक करके उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने शो की, निकलने वाले स्पेक्ट्रम के आधार पे शो की। जैसे आइए समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि देखा जाए, इन्होंने एक एक एलिमेंट उठाया एटॉमिक नंबर 1 से लेके, मतलब यहां अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, और उनके अंदर इन्होंने क्या किया, एक्सरे गिराई, और एक्सरे गिराने के बाद इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, उसके स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया, और उनके बीच में एक ग्राफ खींचा, तो जिससे हमको क्या दिखाई दिया कि एकदम स्ट्रेट लाइन आई, मतलब कि कंटीन्यूअस ग्राफ देखने को मिला। ये देखा जाए तो ये ड्यू टू द Z है, एटॉमिक नंबर है। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम पर स्पेक्ट्रम को गिराया या फिर एक्सरे को गिराया, तब इन्हें एक जिगजैग पाथ मिला। क्या मिला, एक जिगजैग पाथ मिला। तो इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को ही क्या कर लिया, अपना आधार बनाया, बेस बनाया, जिसके आधार पर इन्होंने क्या किया, आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को बनाया, या फिर आपके एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया, और ये आपके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जहां पे देखा जाए ना, देखो इनका जो बेस था वो क्या था, अंडर रूट न्यू, मतलब कि निकलने वाली फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट न्यू, और न्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। ये क्या है, एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी थी, और इसी के आधार पे इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। मतलब कि आपके देखो, अगर फर्स्ट चैप्टर में आप देखो ना, स्पेक्ट्रम ना आता तो शायद बहुत सी चीजें ना हो पाती। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, मैं आपको वहां पे जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो उसको एक एक चीज क्लासीफाई करके बताऊंगा, ठीक है, और उसको और अच्छे से ब्रॉडेड बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम का क्या रोल आया। बहुत सी चीजें फंसी हुई थी जो बाद में रियलाइज हुई और उनको हमने रिजॉल्व किया। चलिए आइए देखते हैं। देखो यहाँ तक कि हिस्ट्री में कोई दम नहीं है, ये हिस्ट्री उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट
है नहीं, केवल और केवल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बस। नीट और जेई के प्रॉस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट और जेई में इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आइए थोड़ा सा वो चीज़ें देखते हैं जो हमारे नीट और जेई में इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए हो क्या रहा है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो फर्स्ट चैप्टर में रदरफोर्ड का रूल भी पढ़ा होगा, और आगे बढ़ने पे आपको एक रूल मिला होगा जिसको हम लोग कहते हैं आप बाउ रूल। क्या कहते हैं? आप बाउ रूल। थोड़ा सा आप बाउ रूल को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आप वैसे ही याद करिएगा। वो जो बुक में ऐसे ऐसे दिया है उसको समझने में थोड़ा सा कभी कभी आपको दिक्कत होती है, तो ऐसे में पकड़ के हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे। चलो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 1s लिया था। सब सेल और सेल के बारे में आप जानते हो ना, ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में। तो उन्होंने ऑर्बिटल्स के आधार पे इसको क्या किया था, एनर्जी के आधार पे रखा था। चलो हुंसला आपने पढ़ा ही होगा। चलिए 1s, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2s रखा। उसके बाद यहाँ पे 2p, थोड़ा सा मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन देते हैं, ठीक है। 2p रखा और यहाँ पे रखा उन्होंने 3s 3p। चलो कोई बात नहीं, ये तो हम लोग बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे, ठीक है। चलिए जहाँ हम 3p तक आए गए तो उसके बाद क्या आएगा, 4s 4p, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3d, एनर्जी लेवल, याद करो एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3d। उसके बाद क्या आएगा आपका 5s, क्या आएगा 5s, यहाँ पे आएगा आपका 5p, लेकिन उसके बीच में क्या आ जाएगा 4d। उसके बाद आपका क्या आएगा 6s 6p, और बीच में क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, बोलो 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 बोलो, आपका यहाँ पे आ जाएगा 5d एंड क्या आ जाएगा 4f। उसके बाद हमें कहाँ चलना है, 7s एंड 7p, लेकिन उसके बीच में क्या आ जाएगा आपका 6d एंड 5f। देखो इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। अगर यहां पे है आपका ns और यहां पे है np, ये याद करने का तरीका जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, ये आप बाउ का ही रूल है, बस थोड़ा सा मैंने दूसरे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि वो वाला जो आपके एनसीईआरटी में दिया थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाता है, हिस्ट्री मैंने इसलिए उतनी नहीं पढ़ाई। लेकिन आइए थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। इसके बीच में जो आएगा बच्चा आपका, देखिए पहला तो आपका डी सीरीज आएगी, और डी सीरीज हमेशा क्या आएगी, n-1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 कर दीजिएगा, उसके बाद डी, और उसके बाद दूसरा जो आपका आएगा f कैसे जाएगा, n-2 इंटू एफ। हो गया, सिंपल सा है एकदम, याद करने का तरीका, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन भरना तो आपको हमने कहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में सिखा रखा है, हुंड उंड का रूल सब कुछ बता रखा है। अगर वो याद है तब तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए देखिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग अब चलेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करिएगा, मजा आने वाला है, लाजवाब लाजवाब मजा आने वाला है, कोई दिक्कत। देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक चीज तो और बहुत अहम नजर आती है। देखो जो आपका ऑर्बिटल था ना, वो जो लास्ट सबसेल था उसमें भरे गए इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही, इलेक्ट्रॉन के आधार पे इन्होंने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। मतलब कि यहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे आपके एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे रखे हुए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या होगा, ns1 होगा, जहां पे n क्या होगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, जो आपके क्या बताएगा, पीरियड को शो करेगा, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सॉरी, ठीक है। चलो जैसे आपकी मैं बात करता हूं, यहां n इक्वल टू क्या हो जाता है 1, यहां पे n इक्वल टू 2, यहां पे n इक्वल टू 3, यहां पे n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7, और इधर आपके ग्रुप रखे गए हैं। क्या रखा गया है, ग्रुप रखा गया है, जैसे G1, G2, यहाँ पे G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11 और G12, और यहाँ पे G13, G14, G15, G16,
यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही तो है। चलो यहाँ पे G16 और यहाँ पे G17, 1 2 3 4 5, चलो कोई बात नहीं। अरे यहाँ पे 6 होना चाहिए यार, धत तरीके, यहाँ पे 6 होना चाहिए। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं बच्चा पार्टी, वरना दिक्कत हो जाएगी। इस दिक्कत से निपटने का एक सॉल्यूशन है अपने पास कि इसको सही कर दिया जाए। मिट नहीं रहा, मिटना चाहिए इसको, कोई बात नहीं, अपन इसको कट कर लेते हैं। चलो एक और बना देते हैं। कुछ साना बांधना, ये लो एक और बन गया बच्चा पार्टी, ये लो। चलो 1 2 3 4 5, चलो कोई बात नहीं, अपन इसको भी कर सकते हैं। सेलेक्ट का ऑप्शन किधर गया? ग्रिड, चलो कोई बात नहीं, डिलीट, अब तो जाएगा ना। हर चीज़ का एक तरीका होता है, तरीके से करो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो, चलो यहाँ पे क्या है? ग्रुप 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा आपका? एक एक चीज़ समझते चलिएगा, कुछ नहीं रखा बच्चा, सब मोह माया है। ग्रुप 16, ग्रुप 17 और यहाँ पे क्या आएगा? ग्रुप 18। चलो देखो, इनके मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हमने क्या किया है, पूरा का पूरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है। चलिए देखते, समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या है? NS1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NS2। अब देखिए, ये तो आपका हो गया S ब्लॉक। क्या हो गया? S ब्लॉक। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया S ब्लॉक। उसके बाद आपका ये वाला जो सेक्शन होगा बच्चा, ये कहलाएगा D ब्लॉक। क्या कहलाएगा? D ब्लॉक। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा? P ब्लॉक। क्या कहलाएगा? P ब्लॉक कहलाएगा। चलिए अब देखिए, अगर इनका भी किया जाए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले इनका कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा समझने की कोशिश करेगा। इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे NP1, NP2, NP3 और यहाँ पे हो जाएगा NP4, NP5, NP6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, अरे ज़्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है भाई? NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, ज़्यादा कहाँ कर दिया मैंने? 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अच्छा, यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, 14 वाले को 2 बार शो कर दिए। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से दिक्कत हो रही है, लाई सही कर देते हैं। चलो, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, इरेजर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो, अपन क्या करते हैं बच्चा पार्टी, थोड़ा सा सही से लिखते हैं। इसका हो गया, इसका हो गया NP2, इसका हो गया NP3, इसका हो गया NP4 और इसका हो गया NP5 और इसका हो जाएगा NP6, क्योंकि p ऑर्बिटल के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। चलो इनका मैं नीचे लिखूं, क्योंकि ऊपर लिखने में थोड़ा जगह का में दिक्कत हो जाए। देखो यहाँ पे हो जाएगा ND1, यहाँ पे आएगा ND2 और यहाँ पे आएगा आपका ND3 और यहाँ पे आएगा ND4, यहाँ पे ND5, ND6, ND7, उसके बाद आ जाएगा ND8, ND9, ND10, क्योंकि d ऑर्बिटल के अंदर आपका केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी हिसाब से इन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के आधार पर इन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश की। जैसे यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ देखने को मिली है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे आए, कहाँ पे? यहाँ पे देखो,
यहाँ पे लेंथेनाइट्स है और यहाँ पे एक्टेनाइट्स है। तो जिनकी क्या है प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग हुई है, ठीक है, बताएंगे कैसे, ठीक है। तो देखो इनको इन्होंने क्या किया, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को इन्होंने एक अलग टेबल बना के रख दिया। ये लो, एक अलग टेबल बना के यहाँ रखते। देखा जाए तो ये एलिमेंट एक प्रकार के डी ब्लॉक की ही एलिमेंट है और इनको क्या किया गया, सेपरेट करके अलग कर दिया गया लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स को। ये दोनों टेबल ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के जस्ट पीछे रखे गए 14 एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इनका क्लासिफिकेशन कर, देखो इसके बारे में थोड़ा सा डीप है और वो एनसीईआरटी वाले क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा इसका क्लासिफिकेशन, देखो NF1 से लेके NF14 तक, कहाँ तक जाएगा, NF14 तक। जैसे यहाँ पे LA से यहाँ पे क्या है, HF है। इन्हीं दोनों के बीच में पूरे के पूरे एलिमेंट लेंथेनाइट्स वाले रखे गए हैं। यहाँ पे एक्टेनाइट से लेकर रदरफोर्डियम तक रखे गए, ये RF है, ठीक है। चलो ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गई। अब थोड़ा सा इसे हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां पे आते हैं हम, ठीक है। चलो देखो ये तो हमने समझ लिया था, क्या यहाँ पे हमने समझ लिया था अपना मेन कॉन्सेप्ट जहां से हमें क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन करना है। बस ये वाला सेक्शन थोड़ा सा आपको याद रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया है ठीक वैसे ही बताया। अब देखो पीरियोडिक टेबल आप याद करते हो, रट्टा मारते हो, कोई मतलब नहीं होता है। आपसे नीट और जेई और एनटीए वाला मतलब जो भी है वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या पूछे, देखो क्वेश्चन उसका क्या होगा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे कि इसने पूछा कि आपका एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है 85 और दूसरा एलिमेंट है Y जिसका एटॉमिक नंबर है 114। इनका आपको क्या बताना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, किस ग्रुप का है, किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है ये भी पूछ सकता है। चलो कोई बात नहीं है, अपन इसको अच्छे तरीके से करना सीखते हैं। कैसे करना, ट्रिक पकड़ने की कोशिश करिएगा। देखो हो क्या रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल याद रखनी है, किसकी, और ये टेबल है बच्चा पार्टी किसकी, बच्चा इनर्ट गैस की। आपका जो ग्रुप 18 होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको करना क्या है वो समझिए। देखिए पहले का जो आपका, इधर आ जाइए देख लीजिए बच्चा पार्टी, आपका जो ग्रुप 18 है, ये क्या है बच्चा, आपका ग्रुप 18 है। यहां पे रखा हुआ हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ये क्या है, हीलियम थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या करेगा, देखिए क्यों, क्योंकि यहां पे सारे के सारे एलिमेंट वो रखे गए हैं जो आपके क्या हैं, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। लेकिन हीलियम ऐसा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होगा। तो देखो NH2 होगा मतलब कि एक चीज तो पता चल गई, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। चलो आइए आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। देखो अगर आपको एक चीज पता चल गई कि एटॉमिक नंबर 2 है तो भैया ग्रुप 18 में कहां से एलिमेंट, चलिए बच्चों आइए देखिए होता क्या है, जब हम इसको नहीं याद करना चाहते हैं तो सिंपल सा एक तरीका है, मैंने पीछे आपको समझा दिया है कि आपके हीलियम से लेकर हम लोग ग्रुप 18 में चलते हैं। चलिए देखिए अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके बाद यहाँ पे कितने एलिमेंट रखे गए होंगे, थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं बेटा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे 8 एलिमेंट आप जोड़ेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद तीसरे वाले ग्रुप में भी 8 एलिमेंट आते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 18 आ गया। चलो उसके बाद आप यहाँ पे चौथे वाले में जाएंगे तो आपकी 3D सीरीज आ जाएगी और 3D सीरीज आने की वजह से D के भी आपके क्या हो जाएंगे, 10 एलिमेंट बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही आपके G5 में भी क्या आएंगे, 18 एलिमेंट जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो यहाँ पे 18 तो थे ही और 6 पीरियड के अंदर आपको F सीरीज भी देखने को मिलेगी। और F सीरीज के कितने होते हैं बच्चा, 14 एलिमेंट होते हैं तो 18 और 14 कितने हो जाएंगे, 32। और ये भी ऐड कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा टेबल सामने आ जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा पार्टी, आपसे पूछ रहा है 85 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में होगा।
बहुत सिंपल है, बस पकड़ के चलना। देखो सबसे पहले क्या देखना है कि 85, चलो मैं इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या है 85 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें पकड़ना क्या है कि इससे पहले वाली इनर्ट गैस और इसके बाद वाली इनर्ट गैस कौन सी है। आप लोग देखिए आपके टेबल में लिखा होगा, इससे पहले वाली और इसके बाद वाली आपकी पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस हमें खोजना है। अगर इनर्ट गैस मिल गया तो सारा काम हो जाएगा। चलिए देखें, अगर मैं देखूं तो इससे पहले वाली क्या आएगी 54 और इसके बाद वाली क्या आएगी बच्चा पार्टी, इसके बाद वाली आएगी 86। अब देखो ये किसके नियरेस्ट है, 54 के या 85 के। तो सिंपल सी बात है, ये किसके है 86 के नियरेस्ट है, कोई दिक्कत की बात। अच्छा मैं यहां पे ना एक काम करता हूं, सारी की सारी इनर्ट गैस लिख देता हूं, ठीक है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स, रंगीन, यहाँ ऑगेसन, ठीक है ये आएगा। चलो अब एक बात बताइए बच्चा, एक बात बताइए सिंपल सी, 86 के नजदीक है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 86 से एक ग्रुप पीछे आऊंगा, एक ग्रुप पीछे आऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 85। तो 86 कहां पे रखा गया बच्चा, 18 ग्रुप में रखा गया। तो सिंपल सा एक फंडा है कि ये कहां पे होगा 17 वाले ग्रुप में होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं, बोलो बोलो, नहीं कौन बोला नहीं। चलो आओ, अगर ये गलत नहीं है तो एक बात बताइए, अगर ये आपके 17 ग्रुप का है तो एक चीज तो आपको पता चल गया, अभी ऊपर पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका 17 ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सिंपल सी बात है Np5, क्या मिलेगा Np5, ये तो मिलना है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन एक बात कर लेते हैं, यहां से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर ये छठवें पीरियड का है तो सिंपल सी बात है n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, मतलब ये 6p5 होगा। क्या होगा 6p5 होगा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी आपके सामने ही कलम क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज कहूंगा, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि जल्दी जल्दी हो, ठीक है। आप देखो अगर ये आपका 6p5 है, मतलब ये 6 पीरियड में चलेगा। सिंपल सी एक बात बताइएगा, 6s2 एंड 6p5 तो यहां आना ही आना है। लेकिन 6 वाली सीरीज के अंदर दो चीजें और देखने को आपको मिलेगी, और उनमें से वो क्या है देखो मैं बताता हूं, समझिएगा। यहां पे आपको मिलेगा 4f एंड 5d। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कि होनी चाहिए बच्चा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब मोह माया है, और मोह माया से हमें क्या होना है, विरक्त होना है। देखो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है बच्चा, इसको सुधार लेते हैं। चलो आपका ये जो आ रहा है 86, चलो मिट जा भाई, थोड़ा सा काहे बेइज्जती करा रहा है। चलो 86 कहाँ पे आ रहा है बच्चा, अरे यार बार बार यही आ रहा है। थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पिछले वाले बोर्ड की आदत पड़ी हुई है। चलो ये कहाँ पे आ रहा है, देखो 86 कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। 2 10 18 36 54 86, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। चलो हो गया, कोई बात नहीं है। इसके पहले वाली गैस हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। पहले गैस रखने का तरीका ढूंढ लेते हैं। ये आपका 6 सीरीज में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो चलो आओ इसको फटाक से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन सही चल रहा है। तो चलो यहाँ पे अगर ये आपका कहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा हमें एक चीज़ की कंफ्यूजन हो गई थी कि कहीं हम उधर तो नहीं गलत लिखे हैं, उधर सही है, हमने चेक कर लिया। आइए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n, ठीक है, n क्या s ले लो ना, 6s हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6p। यहाँ पे 5 हो तो होंगे, क्यों, क्योंकि वो 5वें वाले ग्रुप में जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भैया आपका ये ऑलरेडी क्या है स्टेबल है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f और यहाँ पे 5d।
अब एक बात बताइए, इसके पहले की इनर्ट गैस कौन है वो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि उतने का कॉन्फ़िगरेशन वो कवर करेगी। तो यहाँ पे हो गया Xe मतलब जिनॉन। इसके पहले की कौन है? जिनॉन। अब एक बात बताइए, जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 54। तो 54 तक का तो हमारा कवर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे का हमें क्या करना है? कवर करना। एक बात बताओ, जब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसका मतलब अंदर के सारे ऑर्बिटल भरे होंगे, काम खत्म। डी में कितना जाएगा? चलो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे 14 भर देते हैं, यहाँ पे 10 भर देते हैं। ये लो आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी। ठीक है, आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। चलो एक और करके देखते हैं मजेदार वाला। ठीक है, एक और कर, यार पिछला वाला बोर्ड बड़ी दिक्कत कर रहा है। चलो आओ एक और करके देखते हैं, मजा आने वाला है। किसका? 114 का। किसका करते हैं बच्चा? 114 का करके देखते हैं। ऊपर साइज मैंने दिया हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं 114 का है कि नहीं। हाँ बिल्कुल मैंने दे रखा है। चलो है 114 का करते हैं। फिर मैं आपको 2 एक्सेप्शनल वाले एग्जांपल दूंगा, आप घर में करिएगा। अगर ना समझ में आए, ना हो पाए तो अगले लेक्चर में, हम तो हैं ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक बार आपके नीट में क्या AIPMT में पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन कहाँ पूछा जा चुका है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, लेकिन सॉल्व वो यहाँ से होगा। आइए देखिए 114 है, तो एक बात बताइए, इसके आगे पीछे की हम लोग क्या करते हैं? इनर्ट गैस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा कमेंट आ रहे हैं, अबे हट, कमेंट बाद में देखा जाएगा। आइए यहाँ पे क्या रखा हुआ है देखो। एक बात बताओ, 114 के पीछे की जो इनर्ट गैसें हैं यही दोनों हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब कि 118 और 86 कौन है? 11, चलो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, 118 एंड 86। एक बात बताइए, इन दोनों के नियरेस्ट कौन है? 118 है। और अगर 118 है तो सिंपल सी बात एक हमको ये समझ में आ रही है कि अगर इससे मैं 4 ग्रुप, कितना बच्चा? 4 ग्रुप पीछे आऊंगा तो मुझे 114 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 114 मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मुझे 114 पे जाना है तो 4 ग्रुप पीछे आया, मतलब मैं ग्रुप 14 में आ गया हूं। कहां पे आ गया हूं? ग्रुप 14 में आ गया हूं। और ग्रुप 14 का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है Np2। क्या होता है? Np2। क्या मैं गलत कह रहा हूं बच्चा पार्टी? आप लोग बताओगे क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं तो आइए फिर आगे चलते हैं। चलो अच्छी बात है, इसको भी हम लोग करते हैं अच्छे से, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो और अगर मैं आ गया यहाँ पे तो मुझे क्या मिल गया? Np2। एक बात बताइए, ये जो आपका 118 है ये कहाँ पे है? ग्रुप 7 में है। कहाँ पे है? ग्रुप 7 में है आपका 118। भैया लास्ट वाला ग्रुप ही तो है, सॉरी पीरियड, और लास्ट वाला पीरियड और लास्ट वाला ग्रुप है। और सॉरी ग्रुप आपका क्या है? ग्रुप आपका 18 है। और पीरियड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चा? 7। और अगर ये 7th पीरियड का है तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? n = हो जाएगा 7। अब आपका काम हो गया आसान। पूछो क्यों? इसके पहले वाली गैस क्या है आपकी? Rn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 7s और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7p। और p में कितने ऑर्बिटल भरे हुए हैं? p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? ऑलरेडी आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6f एंड 5d। भर दो बच्चा, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 10, आपका काम फिनिश। चलिए, और अगर आपसे ग्रुप और पीरियड पूछा जाए तो फटाक से बता देना, ग्रुप 14 एंड पीरियड 7। केवल और केवल यही एक तरीका है बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को करने का, इजी हो जाता है। वरना रट्टा मारना है तो आप बैठ के रट्टा मारो, हमारा कुछ नहीं जा रहा। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो ट्रिक अच्छी लगती मैंने आपको बताई। हाँ, अब यहाँ पे मैं कुछ एक्सेप्शनल केस आपको दूंगा और आप उसे घर से करके लाएंगे, और फिर जो नहीं बनेगा वो हम कराएंगे। ठीक है, नहीं बनेगा इसलिए तो दिया जाता है कि आप ना कर पाओ, फिर आप हमारे पास आओ, फिर हम उसको कराएं। चलिए, जैसे यहाँ पे HW लीजिए आप, पहला लिखिए गैडोलियम, इसका करके आना है आपको। चलो कोई बात नहीं, हालांकि गैडोलियम ठीक है, इसका नहीं करना है। चलो मैं कुछ और एलिमेंट्स आपको देता हूं अपने तरफ से, जिनको आपको खुद से करना है। 117, 119, 102। अब आप कहोगे गुरुजी इनका कैसे करेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में है नहीं। अरे नहीं है तो क्या हुआ, जो रूल है वैसे करना। भाई देखो, ये NTA है, गांजा फूंक के पेपर बनाता है, कहाँ से क्वेश्चन दे दे
कोई पता नहीं, तो थोड़ा सा आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। चलिए, ये तो एक सेक्शन खत्म हुआ आपका, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से एंड ग्रुप एंड पीरियोडिक पीरियड पूछने से, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, सारे के सारे एलिमेंट के हम लोगों ने अलग अलग नाम रख रखे हैं, ठीक है। और अगर सारे के सारे के अलग अलग नाम रख रखे हैं, अच्छा देखो, अगर आपसे पीरियड पूछेगा ना बच्चा, एक चीज आप यहाँ पे और नोट करिएगा, अगर आपसे पीरियड पूछेगा, क्या पूछेगा, पीरियड पूछेगा, थोड़ा सा एक चीज मुझे और बताना है, पीरियड पूछेगा तो जब आप 119 और 102 का निकालोगे ना, तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं यहाँ पे, उसको याद रखिएगा। चलो, आपके कुछ ना ग्रुप्स के नाम अलग अलग रखे गए, हालांकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़ोगे जब एनसीईआरटी हम एनालाइज करवाएंगे तो हम वहां से करवा देंगे। देखो, ये वाले क्या होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं, क्या होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं, शॉर्ट में लिख दिया। और ये ग्रुप 2 क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में कहीं ऐसा लिख दिया एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, तो आप उसे वहां से आइडिया लगा के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, हमने जो ये दे रखे हैं बच्चा आपको करने के लिए, ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप इनको करो घर में और आपसे ना बने। आई होप बहुत से बच्चे बना लेंगे, जिनका नहीं बनेगा उनके लिए तो कीर्तिमान सर हैं ही, और हम करवाएंगे। इसमें से एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, और इसमें से खास वाला एक्सेप्शनल केस ये नीट में पूछा जा चुका है, AIPMT में पूछा जा चुका है, और भी पूछे गए हैं, लेकिन उनको हम बाद में करवाएंगे एक्सरसाइज सीरीज में। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको करने की और कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक आपके, देखिए एक बात बताइए, जब आपके पास 118 एलिमेंट हैं तो 118 एलिमेंट्स को याद करना सबसे बड़ी बात आपके लिए दिक्कत कर देती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को आएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो आएगा आपका क्या, IUPAC नेम। मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चों, यानी ठीक है, बहुत से बच्चों को आयुपेक नेम का फुल फॉर्म मालूम होगा, जिनको जिनको मालूम है कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अरे ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि आप लिखते हो ना तो पता चलता है कितने बच्चों को आयुपेक नाम का फुल फॉर्म मालूम है, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ तो लेते हैं आयुपेक, लेकिन उसका फुल फॉर्म ही नहीं मालूम होता, बस चिल्लाते थे सर हमने किया, हमने कहा क्या किए हो यार, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी उठा के देखते हो। अगर आप नीट और जेईई की तैयारी करते हो तो बेस पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही होता है, और एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। चलो देखो, इतने ढेर सारे एलिमेंट्स के नाम कभी कभी हमको नहीं याद होते हैं, और जो बाद में एलिमेंट खोजे गए उनके नाम तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम होते हैं, या तो हम किसी के नाम पे दे देते हैं, जैसे मॉस्कोनियम, निहोनियम, जहाँ पे खोजे गए उसी के आधार पर दे देंगे, गलत बात है भैया। हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा ताकि आने वाले एलिमेंट्स का भी नाम हम बना सकें। और आप अगर देखो तो मेंडलीफ ने ना कहीं भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि आने वाले समय में, जैसे आप देखो ना जर्मेनियम और गैलियम, उन्होंने इनकी जगह छोड़ रखी थी, और इनके बारे में उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले समय में एक ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर ये होगा, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये ऐसा होगा, और बाद में आए और वही हुआ। तो जब आगे आने वाले समय में भी हमारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो क्यों ना हम उनके नामकरण का एक पैटर्न बना लेते हैं, ताकि आने वाले समय में हमें दिक्कत नहीं हो। वाई वी आर नॉट कंफर्टेबल टू लर्न और रिमेंबर ऑल नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से पता चला कि हमें क्यों नहीं लर्न होते हैं, क्यों नहीं याद होते हैं, तो एक ही रीजन आया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न है नहीं, पता नहीं अलग अलग नामों पे दिए गए हैं। तो हमने क्या किया, हमने नहीं मतलब कि आयुपेक ने क्या किया, एक पैटर्न बनाया नामकरण करने का। आइए देखते हैं कैसा नामकरण आता है। चलो, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर पे जो डिजिट हैं उसके आधार पे नामकरण करने का व्यवस्था बनाई। जैसे यहाँ पे आप लोग लिखिएगा डिजिट, क्या लिखिएगा, डिजिट, उसके बाद यहाँ पे नेम, चलो, और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका एब्रीवेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं, आइए समझिएगा। अगर जीरो है तो जीरो को इन्होंने अन लिखा, क्या लिखा, अन, और उसका सिंबल क्या दिया, सॉरी जीरो को नील लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जीरो को इन्होंने नील लिखा, उसका सिंबल दिया एन। उसके बाद वन को इन्होंने क्या लिखा, अन, और इसका सिंबल दिया यू। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 2 को इन्होंने लिखा बाई, और 3 को लिखा ट्राई, और 4 को लिखा क्वाड,
क्या लिखा, क्वाड, ठीक है। और 5 को लिखा इन्होंने पेंट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं वरना मज़ा नहीं आने वाला है। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हो। चलो, उसके बाद आपका आया 6 को इन्होंने लिखा हेग्स। उसके बाद आया 7 को लिखा इन्होंने हेप्ट, क्या लिखा, हेप्ट। चलो चलो, हेप्ट नहीं लिखता वरना दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने सेप्ट को प्रायिकता दी, किसको दी, सेप्ट, ये कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ऑक्ट को इन्होंने क्या लिखा, 8 को ऑक्ट लिखा। और 9 को क्या लिख दिया इन्होंने, इन लिखा, क्या लिखा, इन। चलो, इनके सिंबल भी इधर छाप ही लेते हैं साथ साथ वरना फिर दिक्कत करने वाला है। चलो, बाई का इन्होंने क्या लिखा, बी, सब स्मॉल लेटर में रहेगा, कैपिटल लेटर मत कर देना। ट्राई को उन्होंने लिखा ट्री, ठीक है। क्वाड को ये, उसके बाद पेंट का पी, हेग्स का एच, अच्छा ये वाला ना लिख के वो वाला लिखते हैं। चलो, उसके बाद सेप्ट का इन्होंने एस लिखा, ऑक्ट का ओ लिखा और इन में से ई एन ले लिया, क्या ले लिया, ई एन लो या फिर ई बस लो, ज़्यादा सही रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। चलो, इन्होंने ई ले लिया। चलो, ये चीज़ तो हमको पता चल गई कि हमारे पास हमें नॉमेनक्लेचर इन्हीं के आधार पे करना है। चलो, पकड़ना थोड़ा सा हमें नहीं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बाकी सब मोह माया है और मोह माया में से एक चीज़ याद रखना, मोह को छोड़ दो, माया को घर ले जाओ, क्योंकि जिसके पास माया है उसी की दुनिया क्या करती है, सलाम करती है, झुक के अदब से एहतराम करती है, दौलत को दुनिया सलाम करती है। आइए आइए थोड़ा सा अब आगे चलते। ये तो एक पैटर्न बनाया किसने, आयोपेक वालों ने, जहां से हमें क्या करना है, नामकरण करना है। चलिए अब देखिए, इन्होंने एक चीज और बताया कि नाम बनाने के लिए हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपका टाइटल नहीं होता है, सिंह है, चंदेल है, मिश्रा जी हैं, वर्मा जी हैं, उसी तरह ये क्या होता है, सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स होता है। और इन्होंने बताया कि हमें एक सफिक्स जोड़ना है, जिसका नाम, सफिक्स क्या लगाओगे आप, देख लो, चलो यहां पे आप सफिक्स लगाओगे ईएम, क्या लगाओगे, IUM, ईएम। अगर ये लग गया तो काम फाइनल। आइए करके देखते हैं, एक दो आपको नामकरण करके देखते, क्योंकि कभी, अच्छा इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मजेदार क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी सब मोह माया है बच्चा, और इस मोह माया की दुनिया से आपको भी रक्त होना है। आइए, अगर सफिक्स ये है बच्चा, देखो आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं एक दो नाम करके दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि नीट और जेई वाले क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। जैसे मेरे पास है 112, क्या है, 112। अब इसका नामकरण मुझे करना है तो कोई बात नहीं, देखो वहां जाओ, ऊपर जाओ और देखो 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 को क्या लिखते हैं बच्चा, नील, क्या लिखते हैं, नील। फिर सॉरी अन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 को नील लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं। फिर 1 को क्या लिखते हैं, अन लिखते हैं। बाई को क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं। और उसके बाद ईएम लगाना है, लगा दीजिए, ये आपका आ गया अन अन बीएम, क्या आ गया, अन अन बीएम, ठीक है। चलो एक दो और करके देखते हैं, मजेदार वाला, मजा आने वाला है। चलिए एक दो और करके देखते। अच्छा इसका सिंबल भी बना लेते हैं, क्योंकि सिंबल भी कभी कभी दे देता तो ये हो जाएगा यू छोटा वाला, ठीक है, और बी, क्या हो जाएगा, यू बी। एक और करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आई होप थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि आपके बोर्ड में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हम आपको कराएंगे। चलिए जैसे एक मैं आपको दे रहा हूँ, समझिएगा, 102। अब मजा आने वाला है। अब इसका देखो, जब करोगे ना तो क्या हो जाएगा, अन नील, और इसका क्या हो जाएगा, बाई, क्या होगा, बाई। और ईएम तो जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा नाम बच्चा, बोलो बोलो, क्या हो जाएगा, इसका जो सिंबल हो जाएगा UNB, क्या हो जाएगा, UNB। अब एक बात बताऊं, यहां तक तो सब कुछ सही था, ठीक है, लेकिन इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं, वो करेगा क्या, जो उनके कॉमन नेम है, कॉमन नेम देके आपसे वो पूछने की कोशिश करेगा, जो ऑलरेडी वहां पे टेबल में रखे गए हैं। तब आपको आएगी दिक्कत, और दिक्कत आएगी तो बहुत से कम बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको, देखिए समझिएगा, जिनको 101 से, कहां से बच्चा, 101 से लेकर 118 तक के एलिमेंट्स का नाम रटा हो, बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी एक ट्रिक लिखूंगा जिससे आपको रटना नहीं है, केवल ट्रिक याद होनी चाहिए, काम आपका बन जाएगा। ठीक है। अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि नीट और जेईई वाले क्वेश्चन कैसे पूछे। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। रदरफोर्ड को मिला, रदरफोर्ड नहीं गलत हो जाएगा, रदरफोर्ड से अगर स्टार्ट करेंगे, मेंडलीव से स्टार्ट कर, चलो मेंडलीव को मिला, चलो देखते जाओ समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, नोबेल इन लॉरेंस। चलो मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं वरना दिक्कत होगी, बोर बस पकड़ते चलिएगा सब आपका बन जाएगा, बोर हंस मत, मैं मत पे MIT लिखता हूं, ठीक है, हंस मत डर से रोए कॉपर। कौन रो रहा है बच्चा? COPPER, डर से रोए कॉपर। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, डर से रोए कॉपर। अब देखो निहो फ्लाई टू मॉस्को, ठीक है, निहो फ्लाई टू मॉस्को, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉस्को, निहो फ्लाई टू मॉस्को, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मॉस्को टू लिव LIV लिव 10 ऑगेन। चलिए अब देखो जैसे जैसे मैं इनका नामकरण कर रहा हूं ना, बस वैसे ही आपको पकड़ के चलना है। जैसे ये हो गया आपका 101, इसका मतलब कुछ नहीं होगा मिला उला का, और ये हो जाएगा आपका 102 103, कोई बात नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा 104 105 106, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये हो जाएगा 107। चलो 108 109, उसके बाद 110, इसका तो कोई नहीं होगा, और ये हो जाएगा 111। चलो ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 113, ये हो जाएगा आपका 114, और ये हो जाएगा आपका 115। याद करिए अभी मैंने बताया था मॉस्कोनियम 115, उसके बाद 116 117 एंड 118। बस एक टेबल याद रखो, काम आपका बन जाएगा, सारे का सारा नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, इतना ज़्यादा खास है नहीं, बस टेबल याद रहेगी आपका काम बन जाएगा। मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत डर से रोए कॉपर, निहो फ्लाई टू मॉस्को टू लिव 10 ऑगेन, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात आपको यहाँ पे मिलने वाली नहीं। आइए देखिए ये मैंने आपको क्यों कराया, मुद्दा वो है कि मैंने इसे क्यों बताया, क्योंकि इसका रीज़न देखो, आपका जो नीट और जेईई वाला है वो क्वेश्चन कैसे देगा, चलो वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही जान है, और जान है तो जहान है। चलो ये आपका AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, बस पकड़ने की कोशिश करिएगा, आपको मजा आने वाला है। AIPMT का क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। नीट वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जब भी पूछेंगे। चलो मैं क्वेश्चन कर देता हूं। इधर आपका क्या दिया है, नेम दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है बच्चा, आयुपेक। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चा आपका, आयुपेक दे रखा है। चलिए पकड़ने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ क्वेश्चन।
नील ईयम। चलो उसके बाद दे रखा है अनिल ट्रियम। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद अनिल हेक्सियम। उसके बाद दे रखा है अनियम। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इधर दे रखा है पहला मेंडेलिवियम। क्या दे रखा है? मेंडेलिवियम। चलो आप लोग समझ सकते हो लीवियम, कोई बात नहीं। उसके बाद लॉरेंसियम। क्या दे रखा है? चलो उसके बाद यहां पे दे रखा है सी बोर्गियम। उसके बाद सबसे लास्ट में दे रखा है डर्मस्टेडियम। क्या दे रखा है? डर्मस्टेडियम। और वो इसमें से पूछ रहा है आपसे कौन सा रॉन्ग मैच है। क्या है बच्चा? कौन सा रॉन्ग मैच है जिसका मिलान गलत है। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। एक बात बताइए, सबसे पहले हम इनका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं इनके आधार पे, कोई बात दिक्कत की नहीं है। चलो एक बात बताइए, अनिल ईयम का क्या हो जाएगा? बोलिए, अनिल ईयम का क्या हो जाएगा? अनिल ईयम गलत हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपका क्या होना चाहिए? अनिल अनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनिल अनियम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? देखो समझिएगा, 101। और इसका अनिल ट्रियम का क्या हो जाएगा? 103। उसके बाद अनिल हेक्सियम का क्या हो जाएगा? 106। कोई दिक्कत की बात नहीं। अन ईयम का क्या हो जाएगा? 111। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा इनकरेक्ट मैच है। अब एक बात बताओ, जब आपको 101 से लेके 118 तक के ये नाम ही नहीं याद हैं इधर वाले, तब आप मैच कैसे करोगे? तो इसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऊपर वाला देखो, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो मैं आपको कराता हूं। देखो आइए, थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। चलो आप देखो, अच्छा थोड़ा और ऊपर है। अच्छा एक बात बताइए, 101 का तो मैंने आपको बताया था ना, 101 का तो आपको याद ही होगा, क्या होता है? मेंडेलिवियम होता है। क्या होता है? मेंडेलिवियम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 103 का क्या होता है? थोड़ा सा आपको नीचे ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? देखो ये मैंने जो ऊपर ट्रिक में लिख रखे हैं ना नाम, ये केवल और केवल क्या है? एक प्रकार के सिंबल है। क्या है? सिंबल है। ठीक है, देखो इसमें क्या है? इन लॉरेंस, लॉरेंस में से हमको क्या पकड़ना है? केवल और केवल लॉरेंस को पकड़ना है। तो क्या लॉरेंसियम आ रहा है? बोलो, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? लॉरेंसियम आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब कि दो तो हमारे मिलान सही हो गए। अगर सही हो गए तो कोई बात नहीं। 116 का देखो क्या सी है? अरे भैया अदर वो डूबे इन सी में। ठीक है, तो भैया बिल्कुल सी बोर्गियम है। ये सब एकदम करेक्ट मैच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? करेक्ट मैचिंग चल रही है भैया। 101 का देखो ऊपर मेंडेलिवियम है, और अननियम मतलब कि आपका 103 का, अरे कहां पे? मेंडेलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। लॉरेंस मतलब कि लॉरेंसियम, कोई दिक्कत की बात नहीं। 106 का क्या है? रदरफोर्ड डूबे इन सी। अगर सी में ढूंढ रहे क्या हो जाएगा? सी बोर्गियम। लेकिन 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 111 का देखो क्या है? 111 का यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। ये 111 का क्या दिया है? रोज। लेकिन 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 यहाँ पे जो नाम दे रखा है, किसका दे रखा है? 1010 का डर्मस्टेडियम। क्या दे रखा है? 110 का, मतलब कि ये आपका रॉन्ग मैच है। और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपके नीट और जेई में रहती है। तो मैंने यहाँ पे बच्चा देखा जाए ना तो दो टॉपिक आपके कवर किए। एक तो क्या, एक कवर किया मैंने ये कि आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के आधार पे आप किसी का ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताओ, और दूसरा ये आपके नोमेनक्लेचर के आधार पे कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपका बच्चा इसके बाद आने वाला है ट्रेंड। क्या आने वाला है? ट्रेंड्स।
और ट्रेंड्स आपका मैं एक लेक्चर कल दूंगा, उसमें सारे के सारे ट्रेंड्स एक बार में मैं कवर करूंगा। उनसे रिलेटेड नीट और जेईई में जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं या फिर आए हुए हैं वो सारा का सारा मैं एक बार में आपको कंक्लूड करके दे दूंगा। उसके बाद आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। और वादा करते हैं जब आगे का मौका मिलेगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग नजरिए से आपके सामने रखेंगे, जिससे ब्लॉक केमिस्ट्री आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि एनसीईआरटी में तो रिड्यूस कर दिए गए हैं कुछ चैप्टर, लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर वो सारे ट्रेंड्स रखे गए हैं। तो इसकी एक वजह बनती है कि ये आपके नीट और जेईई में आएगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी ट्रिक के फॉर्म में रखा जाएगा ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।